हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की फिजिकल के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है योग और जीवन शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हम इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी की सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि बाकी की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चाहे आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सअप, और चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक क्या है। हमें ये समझना है कि योग आखिर है क्या, यानी योग से हम समझते क्या है। तो देखो, योग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। योग का मतलब, जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं, तो योग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपस में जोड़ना। तो इसके अंदर हम देखें तो एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है, जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यानी आप ये कह सकते हो ये एक जीवन जीने का तरीका है, जीवन शैली है। और उसी के साथ साथ क्या है? एक साधना है, जिससे व्यक्ति क्या करता है? एक तो अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपनी बॉडी पर क्या कर पाता है? पूरी तरीके से काबू कर पाता है और कंट्रोल में अपना जीवन जी पाता है। क्योंकि मन पर नियंत्रण करके शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति क्या कर सकता है? परम आनंद, यानी कि जो अल्टीमेट खुशी है उसका अनुभव कर सकता है। और इसीलिए माना जाता है कि योग जो है वो सभी प्रकार की दुख और पीड़ा को नष्ट करता है। ये कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है? मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना, कि कभी हम बहुत खुश है, कभी हम बहुत दुखी हैं, तो उसको क्या करना? बैलेंस आउट करना। ठीक है, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में समान विचारों के साथ रहना। ठीक है। भगवत गीता के अनुसार योग क्या है? पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। यानी अगर आपको कोई भी पीड़ा, दुख है, और अगर आप योग के मार्ग पे चलते हैं, तो समय के साथ साथ आप चीजों से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और भारती कृष्ण के अनुसार भगवान से एक व्यक्ति की एकता को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। यानी भगवान और व्यक्ति का जो मिलन है उसी को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। अब अगर हम योग के बारे में जानना चाहें, तो योग के मुख्य रूप से 8 अंग है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांग कहा जाता है। तो इसे अष्टांग योग कहते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि यम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम और धारणा। अगर आपके 12th के हिसाब से देखें तो हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? आसन के बारे में बात करनी है। तो हम मेनली अपना ध्यान इसी पर ही रखेंगे। बाकी अगर और डिटेल में जानना हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आसन है क्या। वैसे तो 8 नियम है योग के, पर मेनली हमें किसके बारे में बात करनी है? आसन के बारे में। तो आसन योग का क्या है? तीसरा अंग है, और इसका मतलब होता है लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है, यानी जिसमें आप आराम से एक लंबे समय तक क्या कर सकते हो? बैठ सकते हो। तो आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह रखा जाता है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों की, यानी हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है ना, तो उनके जो कार्य हैं या जो उनकी क्रिया है वो पहले से क्या हो जाए? बेहतर हो जाए, और हमारा शरीर और स्वस्थ बने, और मन भी क्या रहे? प्रसन्न रहे। तो ब्रह्म उपनिषद के अनुसार अगर हम देखें तो आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि, मतलब एक लंबे समय तक बैठने को आसन कहते हैं। और एल्फोर्ड और नीट के अनुसार अगर हम देखें तो स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिर और आरामदायक मुद्रा ही क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। तो अब हमें ये समझना है कि आसन, तो हमने समझ लिया कि आसन क्या होता है। हमें ये समझना है कि आसन को कितने भागों में और कौन कौन से में बांटा जाता है। तो देखो, पहले आसन वो है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यानात्मक आसन। कौन से आसन? ध्यानात्मक आसन। इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मन को शांत करना, एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है। और क्या करना? ध्यान शक्ति में वृद्धि करना। ध्यान लगाना समझते हैं ना सबकी, किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये ऐसे आसन है जिसके अंदर एक व्यक्ति अगर बैठता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होती है, मन में शांति आती है। ठीक है। जैसे कि पद्मासन हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये पद्मासन है, सिद्धासन हो गया, समासन हो गया, ये सब क्या है? ध्यानात्मक आसन के उदाहरण है। इन आसनों में स्थिर होकर क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं विश्रामात्मक आसन। तो इनके नाम के अनुसार ये थकावट को दूर करने के लिए और शरीर में फिर से ऊर्जा को क्या करने के लिए? वापस लाने के लिए क्या किए जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल, यानी कि रिलैक्स महसूस कराने के लिए इस प्रकार के आसन किए जाते हैं। शवासन, जैसे कि एक व्यक्ति सीधा लेट जाता है तो उसे शवासन बोलते हैं। मकरासन हो गया, ये सब क्या है? विश्रामात्मक आसन के उदाहरण है। और फिर तीसरे कौन से हैं? देखो, पहले कौन से थे? हमारे को ध्यान लगाने के लिए। दूसरे कौन से है? विश्राम के लिए। और तीसरे कौन से? संवर्धनात्मक आसन, यानी जिससे आप क्या करते हो? अपने बॉडी का अभ्यास कराते हो। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी और मजबूत होती है, अलग अलग मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, जिससे वो और ज्यादा क्या होती है? मजबूत होती है। तो इस प्रकार के आसनों का अभ्यास करके शारीरिक विकास
या शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है। जो हमारी शरीर में अलग अलग क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से चलती रहे, हमारे शरीर का विकास हो, तो ये मुख्य रूप से इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शल्पासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन, सिंहासन, ये सब क्या है, ये सब संवर्धनात्मक आसन के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमने समझ लिया। अब मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो मोटापे से बचाव के लिए जो सबसे अच्छा आसन शुरुआत में बताया जाता है वो कौन सा है, वज्रासन है। अगर आप इसकी विधि देखेंगे तो कुछ इस तरीके से किया जाता है, यानी अपने दोनों पैरों को कूल्हे के नीचे मोड़ कर रख लिया जाता है। ठीक है, कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हैं और पैरों को इस प्रकार एड़ी को खोलते हैं और उसको क्या किया, यानी अंगूठों को मिला लेंगे और एड़ियों को क्या किया जाता है, खोला जाता है और उसके ऊपर व्यक्ति बैठता है। ठीक है, घुटने और पैरों का निचला भाग क्या होता है, जमीन से लगा हुआ होता है और दोनों हाथ किस पे रखे होते हैं, जांघों पे रखे होते हैं। ठीक है, दृष्टि सामने की ओर होती है बिल्कुल बीच में, और आंखों को आराम से क्या कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। ठीक है, तो मोटापे में ये लाभकारी होता है। इससे फायदा क्या होता है, देखो पहला तो क्या फायदा होगा कि पिंडली और जंघाओं के लिए क्या है, ये अच्छा है। ये जो पूरा स्टेप दिखाया गया है इसी प्रकार से किया जाता है। उपापाच्य की प्रक्रिया को ठीक करता है, यानी जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसे ये क्या करता है, बेहतर करता है। शरीर को और ज्यादा सुडौल बनाता है। ठीक है, और वजन कम करने में क्या है, ये मददगार है। वजन कम करने में क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। ठीक है, इसके सावधानियां क्या रखनी चाहिए हमें, तो पहली चीज ये तो अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द है, यानी घुटने में दर्द है या किसी भी जोड़ में दर्द है, तो इस प्रकार का आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को एड़ी में दर्द है तो वो उस व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। यदि अगर कमर में दर्द हो रहा है, कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसी कुछ समस्या हो रही है, तो इस स्थिति में भी जो आसन है उसे नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से क्या लेना चाहिए, परामर्श। तो इंपॉर्टेंट यही है कि देखो बीमारी कौन सी है ये याद रखना है, उस बीमारी में कौन कौन से आसन किए जाते हैं ये याद रखना है। अगर आपको चित्र याद रहेगा तो विधि तो आप खुद लिख ही दोगे, और उसके लाभ क्या हैं तो वो आप आसन से समझ सकते हो थोड़ा अंदाजा लगा के, और क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगला अगर हम देखें तो मोटापे से बचने के लिए दूसरा कौन सा, हस्तासन। हस्तासन में इस तरीके से सीधे खड़े होते हैं और हाथों को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो दोनों पैरों को साथ में मिलाकर नाक से क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और दोनों को हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं और धीरे धीरे सांस निकालते हुए क्या किया जाता है, हाथों को नीचे लाया जाता है। कमर को झुकाते हैं और दोनों हाथों को पैरों के पास जमीन पर टिका देते हैं और सांस नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, समय जो है इसका 30 से 2 मिनट तक अगर व्यक्ति रुक सकता है तो ठीक है, यानी इस स्थिति के अंदर बॉडी को खींचते हुए, बहुत अच्छी बात है। लाभ क्या होगा, देखो एक तो माइंड शांत हो जाएगा, तनाव यानी कि स्ट्रेस कम हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति हल्के फुल्के अवसाद यानी डिप्रेशन में है तो उससे भी राहत मिलेगी। हृदय और गुर्दों को कुशल ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है। और हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है पैर के पीछे की जो नसें होती है, ठीक है, जो हमारी पेशियां होती हैं इन्हें बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। पिंडली और कूलों में क्या होता है, जरूरी खिंचाव पैदा होता है। सावधानियां क्या रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति की पीठ में दर्द है या कोई चोट लगी है तो इस प्रकार का आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा हमारा कौन सा आएगा, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में क्या किया जाता है कि देखो दोनों पैरों के बीच 1.5 फुट का अंतर रखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों हाथ कंधों के समांतर, यानी कि जैसे अगर एक व्यक्ति है तो दोनों हाथ इस तरीके से सीधे कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हैं और बाएं हाथ को सामने से लेते हुए किसको छूते हैं, पंजे को। देखो तो ये व्यक्ति सीधा खड़ा होगा इस प्रकार से, फिर ये हाथ ले जाकर इसने क्या किया, नीचे पैरों को छुआ। ठीक है, अथवा एड़ी के पास लगाए जाते हैं जहां तक एक व्यक्ति कंफर्टेबल हो, जितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना। ठीक है, गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं और दाईं तरफ देखते हैं। ठीक है, लाभ क्या है इसका, ये आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर या पैरों के स्नायु क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, शरीर का संतुलन ठीक रहता है और पाचन क्रिया यानी जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहता है। यदि एक व्यक्ति को डायरिमा, निम्न उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, पीठ की कोई चोट है, माइग्रेन की शिकायत है, तो उसे त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। जिन्हें सर्वाइकल है, ठीक है, या स्पॉन्डिलाइटिस है, उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर अब हम देखते हैं दूसरे कौन से, मधुमेह। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। तो डायबिटीज से बचने के लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, तो पहला कौन सा, भुजंग आसन। इस प्रकार से किया जाता है, यानी सीधा लेट के हाथों को आगे रखते हुए ऊपरी बॉडी को क्या करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स वगैरह लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लेना। बाकी ज्यादा बेहतर ये है कि आपको चित्र याद रहे और उसमें से आप लिख सको, क्योंकि सारा रटना तो पॉसिबल नहीं है। इसके लाभ क्या है, देखो शरीर में रक्त संचार ठीक होता है, यानी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ठीक है, गर्दन और कमर में अगर कोई दर्द है तो उससे राहत मिलेगी। फेफड़ों की शक्ति का विकास होगा, ऑक्सीजन अच्छे से क्या होगी, फेफड़ों में जाएगी। मांसपेशियों और हड्डी क्या बनेंगी, और लचीली बनेंगी। तो ये देखो इस प्रकार से कि एक व्यक्ति लेट गया, फिर हाथ दोनों आगे रख के धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएगा और जितना हो सके उतना गर्दन को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा जहां तक वो कंफर्टेबल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हर्निया है, पीठ की चोट है, ठीक है, सिर दर्द है, या फिर अभी अभी पेट से संबंधित कोई सर्जरी हुई है, तो उसे ये आसन
नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मधुमेह के लिए जो दूसरा आसन है वो कौन सा, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, इसमें व्यक्ति एक सीधा बैठता है, अपने हाथों को सीधा करते हुए क्या करता है, अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ता है और आगे की ओर अपनी कमर को झुकाता है, जहां तक झुका सके। कोशिश ये होती है कि उसका सर उसके घुटनों तक लग जाए और उसकी जो कोहनियां हैं वो क्या हो, जमीन से टच हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आसन किया जाता है। इससे पैर मजबूत होते हैं, क्योंकि आपकी ये जो ये नसें हैं ये क्या होंगी, खिंचेंगी, तो हैमस्ट्रिंग मजबूत मजबूत होगी, रीढ़ में खिंचाव पैदा होगा, मस्तिष्क शांत रहेगा और तंत्रिका तंत्र क्या होगा, ठीक प्रकार से काम करेगा। किसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे लोग पश्चिमोत्तानासन नहीं करना चाहिए जिनके पेट में अल्सर की शिकायत हो। ठीक है, योग को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के हाथों में सूजन है तो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला कौन सा है, पवन मुक्तासन। इसमें क्या किया जाता है कि भाई सीधे लेट के अपने पैरों को घुटने से मोड़ के और फिर अपनी बॉडी को यानी हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और फिर घुटनों को ऊपर उठाएंगे और इधर से कैसे उठाएंगे, जो आपकी गर्दन है उसे ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका माथा है वो किससे टच हो, आपके घुटनों से हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, लाभ क्या है इसका, इसका पूरा प्रभाव पेट पर पड़ता है, पाचन की अभिक्रिया हो गई, अवशोषण हो गया, निष्कासन हो गया, ये सब क्या होता है, ठीक होता है। अगर शरीर में किसी को गैस की समस्या, वायु उत्पन्न हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, और घुटनों के जोड़ों में क्या होता है, लचीलापन उत्पन्न होता है। अगर कमर दर्द है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घुटने में दर्द है तो भी मत करो, भोजन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इन आसन को उन्हें भी नहीं करना चाहिए जिनके क्या हो, गर्दन में दर्द हो। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसके अंदर जो जो बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का दर्द है तो वो आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज रट्टा लगाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगला कौन सा, अस्थमा से बचाव के लिए या नियंत्रण में क्या किया जा सकता है, तो पहला है चक्रासन। इस तरीके से, ठीक है, कि एक व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाए या फिर लेट जाए। अगर सीधा खड़ा होकर वो पीछे इतना झुक सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेट कर, ठीक है, अपने घुटनों को मोड़कर और हाथों को अपने कंधे के पास रखकर ऊपर की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद देखो लाभ क्या है इसके। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, अभी बढ़ रहे हैं वो, इससे हाइट भी बढ़ती है, क्योंकि इसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां हड्डियों में लचीलापन आता है, शरीर बेहतर बनता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है और कमर दर्द को दूर करता है। इसीलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी या कंप्यूटर करने पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए लाभकारी होता है। देखो इस तरीके से कि आप सीधे लेटे हो, उसके बाद आपने हाथ रखे और पैरों को मोड़ा और बॉडी को क्या किया, ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की, जितना आपके लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो। किसे नहीं करना चाहिए कि भाई जब तक, यानी कि ये नहीं कि आप पूरी ही बॉडी को स्ट्रेच करने लगे, जब तक क्या ना हो, बिल्कुल अच्छे से ना हो जाए, तब तक धीरे धीरे अभ्यास करके क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। फिर हमारा कौन सा आएगा, गोमुखासन। गोमुखासन के अंदर क्या किया जाता है कि भाई सीधे बैठते हैं, अपने पैर को लेकर दूसरे पैर से क्रॉस कर देते हैं और फिर एक हाथ को पीछे कमर ऊपर की तरफ से और एक हाथ को नीचे की तरफ से ले जाते हैं और पीछे इस तरीके से पकड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जितना किया जा सके। ठीक है, लाभ क्या है कि ये आसन करने से शरीर पहले से सुडौल बनेगा, लचीला बनेगा, आकर्षक बनेगा, वजन कम करने के लिए अच्छा आसन है। ठीक है, मधुमेह में अत्यंत लाभकारी, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे किसके हैं, डायबिटीज से ही संबंधित है। ठीक है, और ऐसे रोगी जिन्हें गठिया है, साइटिका है, अपचन, कब्ज, धातु रोग है, मंदाग्नि है, पीठ दर्द है, लैंगिक विकार है, प्रदर रोग है, बवासीर है, तो इस स्थिति में ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। उसी के साथ साथ सावधानियां क्या होती हैं, तो कंधे, पीठ, गर्दन, नितंब व घुटनों के दर्द होने पर ये नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ आसन करते समय अगर तकलीफ हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। शुरुआत में पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ने पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ क्या करना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए। फिर अगला आता है हमारा पर्वतासन, जो कि कुछ इस तरीके से किया जाता है कि भाई दोनों पैरों को एक दूसरे के क्रॉस रख के बैठ के पद्मासन कह सकते हो और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, लाभ क्या है, दमे के रोगी जो है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टांग व घुटनों के वो क्या करता है, ये मजबूत बनाता है, कंधों में दर्द अथवा अकड़न की परेशानी को दूर करता है और जिनका शरीर टेढ़ा है या जो झुककर चलते हैं उनके लिए विशेषकर लाभकारी है। ठीक है, सावधानियां क्या रखनी चाहिए कि भाई अगर हिप में, यानी कि जो हिप है उसके अंदर कोई चोट लगी है, पीठ में कोई चोट लगी है तो नहीं करना चाहिए, कंधे की चोट है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर अगले आएंगे हमारे कौन से, उच्च रक्तचाप के। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें कौन से करने चाहिए, तो इसमें आएगा सबसे पहले हमारा कौन सा, वज्रासन। ठीक है, वज्रासन जो भी हमने ऊपर देखा था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शांति से बैठता है एक बंदा। ठीक है, तो उसकी मानसिक और जो गति है, सोच विचार है, वो एकदम से क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर में क्या करता है, लाभ देता है। विधि आपको पता है और लाभ और विपरीत संकेत भी पता है, वही सेम ऊपर वाले हैं, याद रखने। इसके बाद अगला कौन सा है, ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन में क्या है, समतल जगह पर खड़ा होना होता है और दोनों हाथों को ऊपर करके हाथ में हाथ फंसाकर अपनी बॉडी को ऊपर की ओर जितना हो सके उतना खींचने की क्या की जाती है,
कोशिश की जाती है। ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उससे लाभ होगा। देखो इस तरीके से कि सीधे खड़े हुए और उसके बाद दोनों हाथों को फंसाया, आगे की तरफ लेके गए और ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना खींचने की कोशिश की जाती है। इससे क्या होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, पैर और हाथ के स्नायु मजबूत होते हैं, यानी पैर और हाथ में जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है। शारीरिक मानसिक संतुलन बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पाचन तंत्र भी क्या होता है, मजबूत होता है। अगर सिर दर्द है, निम्न रक्तचाप है यानी लो ब्लड प्रेशर है तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आसन करते समय आसन की अवधि अभ्यास के साथ धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, यानी पहले कुछ समय किया फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा। और अगर कोई भी परेशानी हो तो किससे सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद आएगा पवन मुक्त आसन। अगर उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, यह भी बताया था कि इसकी विधि क्या है कि भाई सीधे लेट जाओ, घुटनों को मोड़ो, घुटनों को मोड़ने के बाद हाथों से पकड़ो और फिर अपने घुटनों और अपने माथे को क्या करो, टच करने की कोशिश करो। ठीक है, 10 से 30 सेकंड इनफ रहता है। ठीक है, लाभ क्या है कि भाई पूरा प्रभाव पेट पर पड़ेगा, पाचन क्रिया, अवशोषण और साथ ही साथ उच्च रक्तचाप में क्या होगा, फायदा होगा। ये लाभ अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ये सावधानियां भी पढ़ी थी, तो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कौन सी बीमारी से कौन सा संबंधित है, पहली चीज। और अगर आपको उसकी इमेज याद रहेगी तो आप आराम से उसकी विधि क्या कर सकोगे, लिख सकोगे। और उसकी इमेज के दौरान आप ये जज कर सकते हो कि कौन कौन से अंग शामिल हो रहे हैं। तो अगर उसमें किसी प्रकार की चोट है तो उसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कि सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पे मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और अपडेट्स कैसे मिलेगी। और प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हर क्लास की अपडेट, सभी नोट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं भाई। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कंप्लीट चैप्टर हो गया है ये हमारा। इसके बाद बाकी के चैप्टर्स भी आते रहेंगे, तो रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर कोई क्लास चाहिए तो उसके लिए नीचे कमेंट सेशन में बता सकते हो। सभी जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, सभी नोट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस बनाने की। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।